आप देखते हो कि कोई भी मिस हैपनिंग होने से पहले दो समाज के बीच में या दो धर्मों के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो आप तो स्कैटर्ड है और एक मास सडनली लाखों हजारों लोग रोड पे मिलते हैं। कारण वो एक जगह इकट्ठा होते हैं रूटीन से सुबह शाम। सर मुझे एक बात बताइए, जैसे कुछ लोग होते हैं जो रातों रात करोड़पति हो गए, जी जी। वो ऐसा क्या लेके पैदा हुए हैं जो रातों रात करोड़पति हो रहे हैं? आप अपनी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में देख के आराम से बता सकते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा सडनली कभी ऐसा टाइम आएगा कि प्रॉपर्टी का एकदम से कहीं से पैसा आ जाए। कुछ प्लैनेट्स अच्छे हैं, कुछ प्लैनेट्स बुरे हैं। क्या अच्छे प्लैनेट्स सिर्फ अच्छा ही रिजल्ट देते हैं और क्या बुरे प्लैनेट्स सिर्फ बुरा ही रिजल्ट देते हैं? कि प्लेनेट कहाँ बैठा है किसको देखते हैं लोग, प्लेनेट किस भाव की ऑनरशिप लिए बैठा है, सबसे ज्यादा मैटर ये करता है। शनि और राहु को लोग बहुत खराब मानते हैं। अब शनि किसी की कुंडली के लिए भाग्येश भी हो सकता है ना, भाग्य भाव का स्वामी। अच्छा। उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी ना उसका भाग्य बनाना। तो जब वृषभ लगन के अंदर शनि की महादशा आ जाती है तो जीरो से हीरो बन जाता है इंसान। यही शुक्र को लग्जरी का प्लेनेट माना जाता है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब शुक्र की महादशा आएगी तो इंसान अच्छा खासा स्वस्थ इंसान हो तो बहुत बड़े स्तर पे जाके उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, इस लेवल की कि उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है। ये बहुत ज्यादा आजकल लोग बताते हैं कि पैसा आ रहा है और रुकता नहीं है, बरकत नहीं हो पा रही, पैसा अच्छा कमा रहे हैं। तो 100% केस में क्या होगा, राम जी बैठे हैं तैयार, सारी सेना वानर सेना तैयार है, सब लोग युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं, अभी गोचर नहीं हुआ भी, मतलब अभी ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं आएगा युद्ध किया जा सके। बैठे हैं सब लोग, कुंडली के अंदर पुत्र और पुत्री दोनों योग है, तो वो बाय चॉइस वो पीरियड डिसाइड कर सकते हैं कि पहले पुत्री चाहिए कि पुत्र। गारंटेड होगा ये 100%। जो आम जनता होती है ना, हम सबके दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल चल रहा होता है। एक तो उसकी प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट होती है, क्या होता है, किस तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर कुंडली पढ़ता है और उसमें क्या देखा जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि यार कुछ अगर मेरा प्लेनेट यहाँ पे बैठा है, आजकल तो एक तो हम लोग खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं आधे से ज़्यादा, तो हमें पता होता है कि हमारा ये प्लेनेट यहाँ बैठा है तो अब इसका ये इफेक्ट आ रहा होगा। क्या होता है एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उनसे बात करेंगे। और आज जिनसे बात करेंगे वो हैं दिविज चौहान जी। दिविज जी, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे। कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। क्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और क्या होता है इसमें? एस्ट्रोलॉजी तो जो है एक्चुअल में है वैदिक ही, उसके बाद बहुत सारी स्ट्रीम निकल गई। तो आप भी कह सकते हो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से आगे दुनिया जहान के अलग अलग स्ट्रीम, जैसे लाल किताब हो गई या बहुत सारी चीजें निकल आई। तो जो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में है वैदिक ही। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पीछे जो है हमारे शास्त्र, बहुत सारे योग नियम धर्म, बहुत दुनिया जहान की चीजें लिए बैठे हैं, जिसमें से हम कितना डिकोड कर पाए हैं समाज में, हम कितना उसका यूज कर पा रहे हैं, ये अलग अलग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। सर क्या सारा खेल ग्रहों का है, सारी दुनिया को वही घुमा रहे हैं, वही चला रहे हैं? जी जी, प्लैनेट्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इंसान के ऊपर भी, हर एक चीज पे। मतलब आप जो है ना, जितनी भी चीज इस संसार में एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डेफिनेटली बहुत बड़ा है प्लैनेट्स का। जी। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा मुझे, जैसे कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिन्हें हम लोग अच्छे प्लैनेट्स मानते हैं, जैसे सूर्य है, बृहस्पति है, वीनस है, ये लग्जरी का प्लैनेट है, ये ज्ञान का प्लैनेट है। सूर्य है तो आप मतलब एक फेम के लिए प्लैनेट है। और कुछ प्लैनेट्स को हम मानते हैं यार ये बुरे प्लैनेट्स है, जैसे शनि। तो जब मैं छोटा हूँ मैं तब से सुनता आ रहा हूँ भाई तेरी 7:30 शुरू हो गई है, अब तेरा बुरा टाइम शुरू हो गया है, या राहु काल चल रहा है, या केतु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, राहु केतु बैठे हुए हैं तो अच्छा नहीं होगा। तो सर ये कैसे है, मतलब कुछ प्लैनेट्स अच्छे हैं, कुछ प्लैनेट्स बुरे हैं। क्या अच्छे प्लैनेट्स सिर्फ अच्छा ही रिजल्ट देते हैं और क्या बुरे प्लैनेट्स सिर्फ बुरा ही रिजल्ट देते हैं? ये जो एस्ट्रोलॉजी में से अभी हम लोग नए नए चेहरे सामने निकल के आ रहे हैं, काफ़ी लोग, इवन मैं भी कई बार स्क्रॉल करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं सुनता हूँ जो लोग वीडियो बना रहे हैं आजकल। तो ये जो लोग समाज में चीज़ें जाती है ना कि ये प्लेनेट खराब है, ये अच्छा है, बहुत बहुत संकीर्ण, आप बहुत छोटा लेवल का इसको नॉलेज समझ सकते हो। एक्चुअल में कोई भी प्लेनेट पूरी तरह से अच्छा है ना खराब है, और ना बहुत किसी के लिए फेवरेबल हो सकता है ना बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। हर एक कुंडली के अंदर उस ग्रह की अवस्था बताती है कि आपके लिए कौन सा प्लेनेट अच्छा है। अब जैसे गुरु है,
गुरु के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि सबसे शुभ प्लेनेट है गुरु। कहीं पे भी बैठा होगा अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, जहाँ भी बैठेगा अच्छा रिजल्ट देगा। जब उसकी दशा आएगी तो हमेशा अच्छा ही पीरियड उनका जाएगा। लोग वेट करते हैं गुरु की माँ दशा आएगी तो हम ऐसा ऐसा प्लान करने वाले हैं। देखिए, कुछ जो ग्रहों की जो बेसिक नेचर है वो तो जरूर रहती है। जैसे गुरु का जब पीरियड आता है किसी की भी लाइफ में, जब महादशा आती है, थोड़ा आध्यात्मिक रुझान इंसान का हो जाता है। कई बार कुछ इस तरह के ऐप है जो बहुत टाइम से छोड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं छोड़ पा रहा है। राहु की महादशा में मतलब अल्कोहल और ये सब, अगर कोई इंटेंशन है किसी की छोड़ने की, सडनली गुरु की महादशा आती है तो उसका थोड़ा विल पावर इस तरह का स्ट्रांग हो जाता है कि छूट जाती है। तो थोड़ा आध्यात्मिक रुझान जरूर आता है। प्लैनेट्स के हिसाब से थोड़ा नेचर में भी प्रभाव पड़ता है इंसान के। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु की महादशा उसके लिए अच्छी जाने। अगर किसी कुंडली में गुरु मार्केश है फॉर सपोज, ओके, मतलब 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस में नहीं, देखो इसमें भी एक बड़ी विडंबना है कि प्लेनेट कहाँ बैठा है इसको देखते हैं लोग। हाँ, है ना। प्लेनेट किस भाव की ओनरशिप लिए बैठा है सबसे ज्यादा मैटर ये करती है। ओके, जैसे मेष लगन के अंदर जो गुरु महाराज हैं वो भाग्य भाव के स्वामी हो जाते हैं। ओके, ठीक है। वहां से जो 9th हाउस है वहां से उसके बाद तो मेष लगन के लिए बहुत शुभ हो गए। लेकिन जिस लगन के अंदर गुरु महाराज मार्केश हो जाएं, जैसे ये बुध के लगन हो गए, मिथुन लगन हो गया, कन्या लगन हो गया, इसके अंदर क्या होगा, गुरु महाराज को एक तो केंद्राधिपति दोष लग जाता है। ठीक है, दोनों राशि उनकी केंद्र में पड़ रही होती है। साथ में वो सप्तम भाव के स्वामी हो जाते हैं। 7th हाउस और 2nd हाउस की जो ओनरशिप जिस प्लेनेट की होती है, वहां जो प्लेनेट बैठा है उससे कोई मतलब नहीं है। उस भाव का जो ओनर होगा, क्योंकि बुध के लगन के अंदर गुरु की मीन राशि या धनु राशि 7th हाउस में पड़ रही होगी। जब वो 7th हाउस में उसकी राशि पड़ रही होगी तो उसका जो ऑनर है, यानी गुरु कहीं भी बैठा हो लेकिन मार्केश गुरु हो जाएगा। ओके। और इतना प्रबल मार्केश होता है तो गुरु जैसा शुभ प्लेनेट जब उसकी महादशा आती है ना, बुध के लगन वाले लोग हिला कर दे, शनि से भी बुरा असर देता है। बहुत बुरा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ा मार्कत्व इफेक्ट अगर किसी को लाइफ में देखना हो तो गुरु की महादशा में देखो आप। ओके। देखो यहीं पे अगर वृषभ लगन वाले हैं, अब देखो शनि को, जैसा आपने सवाल पूछा, शनि और राहु को लोग बहुत खराब मानते हैं। अब शनि किसी की कुंडली के लिए भाग्येश भी हो सकता है ना, भाग्य भाव का स्वामी। अच्छा। उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी ना उसका भाग्य बनाना। तो जब वृषभ लगन के अंदर शनि की महादशा आ जाती है तो जीरो से हीरो बन जाता है इंसान। अच्छा। किसके लिए शनि खराब है? शनि उसके लिए खराब है जिसके लिए उसकी कुंडली के अंदर वो मार्केश है, अकारक भाव का स्वामी है। तो कोई भी प्लेनेट कभी शुभ और अशुभ की कैटेगरी तो इसलिए है कि उनकी अपनी बेसिक नेचर होती है। इसका उसके नेचर, इंसान के नेचर पे थोड़ा इफेक्ट जरूर आता है। इफेक्ट आता है, मतलब वो उसका जो बेसिक नेचर है प्लेनेट का वो जरूर देता है। हाँ। पर लेकिन उसकी ओवरऑल जो आप महादशा जाने वाली है उसमें वो फाइनेंशियली ग्रो करेगा, या हीरो है बिल्कुल जीरो बन जाएगा, करोड़पति से रोडपति बन जाएगा, रोडपति से करोड़पति बन जाएगा। ये डिपेंड कर देगा कि शनि महाराज उसकी कुंडली भाग्य भाव के स्वामी है या मार्केश है। ऐसे ही गुरु महाराज किस भाव के स्वामी है। यही शुक्र को लग्जरी का प्लेनेट माना जाता है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब शुक्र की महादशा आएगी तो इंसान अच्छा खासा स्वस्थ इंसान, उसे बहुत बड़े स्तर पे जाके उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, इस लेवल की कि उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि शुक्र जब पीड़ित होता है और उसका संबंध सप्तम अष्टम से बन जाए और किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसकी महादशा के अंदर 100% डायबिटीज हो जाती है। और कैसी सिचुएशन भी, इस तरह के भी कुछ योग साथ में बन रहे होते हैं चाहे हेल्थ को लेकर, या समझ लो किसी अकारक भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा भी शुक्र के अंदर आ जाती है तो इंसान रिकवर भी नहीं कर पाता, इस लेवल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। अच्छा सर, मुझे एक बार बताइए, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो दशा होती है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महादशा होती है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपका प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है आपके उसमें वो ज्यादा इम्पोर्टेंट? देखो ये सब चीजें आपस में कॉम्बिनेशन में मैटर करती है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ओनरशिप की। अच्छा। कि देखो लगन में जैसे 12 हाउसेस होते हैं, राशि भी 12 होती है, तो जहाँ पे नंबर जो लिखे रहते हैं, अब लोगों को ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जहाँ 12 नंबर लिखा है क्या वही 12th हाउस है? क्या वही 12th हाउस है? मेरे को खुद को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, तो क्या होता है कि जब हम हाउस काउंट करते हैं तो जो लगन में जो सेंटर वाला हाउस होता है जिसको हम पहला लगन बोलते हैं, मतलब केंद्र का पहला भाव, उसके अंदर जो राशि बैठी है वो लगन है आपका। ठीक है, अगर वहां पे 1 नंबर लिखा है तो मेष लगन है, 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लगन है। उसके बाद उसी सीरियल ऑर्डर में यूं चलते चलते ये लेफ्ट टू राइट ये पूरा जाके हाउसेस बन जाते हैं। अब इसमें जिस भाव की, जैसे मान लो हम 4th हाउस की बात करते हैं, 4th हाउस में अगर मान लो 5 नंबर की राशि लिखी है तो उनके जो सुखेश है, मतलब 4th हाउस के स्वामी सूर्य हो गए, तो सूर्य डिपेंड करेंगे कि उनका सुख भाव कैसा जाने वाला है। उस भाव में कोई प्लेनेट बैठा है, खराब प्लेनेट बैठा है, किसी
खराब भाव के स्वामी वहां पे बैठे हैं तो थोड़ा कष्ट जरूर देंगे, लेकिन अगर उसके उस भाव के ऑनर स्ट्रांग है, सूर्य स्ट्रांग है, तो सुख लेने से उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। सूर्य की जैसे आपने बोला, मैंने ये सुना है कि सूर्य किसी भी और प्लेनेट के साथ बैठे हो जी, तो उस प्लेनेट की ऐसी तैसी हो जाती है, ये सही बात है? अब यहाँ पे भी ये डिपेंड करता है कि वो जो प्लेनेट जो उनके साथ बैठा है वो कहाँ का स्वामी है, फिर स्वामित्व पे बात आ जाती है। अच्छा। एक चीज तो पक्की है कि सूर्य के आसपास जो भी प्लेनेट आएगा उसके इन्फ्लुएंस में कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि अस्त हो जाता है। सूर्य का खुद का प्रभाव, हीट इतना है, इतना प्रभावशाली है। अब शास्त्र बोलते हैं कि को हर एक ग्रह की ये भी डिग्री पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ ग्रह 12 डिग्री पे जाके वहां पे अस्त होते हैं ग्रह सूर्य के पास, कुछ 14 पे होते हैं, कुछ 16 पे होते हैं। तो जो प्लेनेट सूर्य के जब नजदीक आ जाता है तो उसके प्रभाव में कमी आ जाती है, खराब नहीं होता। अच्छा, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाता है। ओके। अब उसमें भी क्या है कि अगर मान लो कोई बहुत शुभ प्लेनेट है आपके लिए, भाग्य भाव का स्वामी है, और वो आके अस्त हो गया, या मान लो लगन का स्वामी है और वो अस्त हो गया, तो उसको हेल्थ संबंधित इश्यूज शुरू हो जाएंगे। अब जैसे हेल्थ से भी लोग रिलेट करते हैं ना, 6th हाउस पीड़ित होगा तभी बीमारी हो, ऐसा नहीं है। अब मान लो लग्नेश पीड़ित है, वीक है, तो उसको हेल्थ इश्यूज रहेंगे। अब वो देखने के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश मान लो सूर्य से अस्त है तो हम लग्नेश का रत्न धारण करेंगे, या लगन से संबंधित और रेमेडीज करेंगे ताकि उसकी डिग्री को एनहांस किया जाए। अच्छा, है ना, लेकिन वो सूर्य के साथ बैठ के खराब नहीं होगा। तो मतलब हर प्लेनेट अच्छा भी है बुरा भी है, डिपेंडिंग ऑन कि वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, किसकी महादशा चल रही है। जैसे सर, अगर मुझे बताइए, आपके जो आपका जो वो है, विद क्या कहते हैं सर उसको, जैसे आपकी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, जो आपका पूरा का पूरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है प्लेनेट, जो आपको पैसा देने वाला है, जो आपके उस हाउस का मालिक है, वो बैठा हुआ है ऐसी जगह पे, और आपकी वो चल रही है महादशा सूर्य की, तो क्या उसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा? नहीं, देखो ऐसा होता है कि भाग्येश जिसे कहते हैं। अच्छा, भाग्येश, देखिए क्या होता है, जैसे महादशा अगर किसी फेवरेबल प्लेनेट की चल रही हो और उसी के बीच में भाग्येश की दशा अंतरदशा आती है, तो उस पीरियड में भाग्य का सुख बिल्कुल मिलता है। और एक चीज और है, योग कुंडली के और महादशा ये दोनों अलग चीज है। क्योंकि अभी जो प्लेनेट ट्रेवल कर रहे हैं वो उनका गोचर का इम्पैक्ट भी इंसान के ऊपर हर समय पड़ रहा है, बिल्कुल, है ना, साथ में महादशा का इम्पैक्ट भी पड़ता है। हाँ। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रेडिक्शन की जाती है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर करते हैं, अगर सही तरीके से होती है तो उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन ही मैटर करता है, कौन सा अभी चल रहा है और कौन से की महादशा चल रही है। अब जैसे मान लो किसी कुंडली में कोई बहुत सुंदर योग है, अब मान लो संतान भाव में कोई इस तरह का योग है कि इसके लिए इसको बड़ी ही तेजस्वी संतान होनी है, फॉर सपोज पंचम भाव बड़ा जबरदस्त है, पंचमेश बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में है। अच्छा। अब दशा किसी की भी चल रही है, जब उसकी शादी होगी और वो पीरियड आएगा तो उसको संतान भाव की जब अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी या गोचरबाजी इम्पैक्ट हो, तो वो उस योग का फल तो उसको मिलना ही मिलना है, महादशा किसी की भी हो। अच्छा, जो योग है कुंडली में उससे संबंधित फल तो इंसान को मिलना ही मिलना है। ओके, उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कुछ करे चाहे ना करे। नहीं देखिए, कुछ करे ना करे ये भी एक देखो। अब जैसे संतान का आपने बोला, अब भाई मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो संतान होगी कैसे? अगर योग है तो आप करोगे। अच्छा, ये भी बात है। आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, इस पे भी तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। पूरा ऐसा चक्र ही ऐसा घूमता है। आपकी अगर लाइफ में प्रेम विवाह लिखा है तो चक्र ऐसा घूम जाएगा ना कि आपका एक की तरफ अट्रैक्शन इस तरह का होगा जिसकी कुंडली में खुद प्रेम विवाह लिखा होगा। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होता है, हो सकता है नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर मुझे एक बात बताइए, जैसे कुछ लोग होते हैं जो रातों रात कहते हैं, जिन्हें कहा जाता है रातों रात करोड़पति हो गए। जी जी, वो ऐसा क्या लेके पैदा हुए हैं जो रातों रात करोड़पति हो रहे हैं? आप देखिए क्या है कि हम जो अभी जीवन जी रहे हैं, ये वो जी रहे हैं जो पिछली लाइफ में हमने डिजाइन किया कि ये जन्म हमारा कैसा जाना है। अभी आप जो जीवन जी रहे हैं ये आप अपनी नेक्स्ट लाइफ डिजाइन कर रहे हैं। आपका किस नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म होगा ये आपने अपने कर्मों से खुद डिसाइड किया था पिछली बार। अच्छा, अब जो हम कर रहे हैं ये हम डिसाइड करने वाले हैं कि नेक्स्ट जन्म हमारा किस नक्षत्र के कौन से चरण में होगा और उस समय किस तरह के इन्फ्लुएंसेस हमारी लाइफ में आएंगे। जिनकी कुंडली में अष्टम भाव के अंदर कोई सुंदर सा योग बन रहा हो और किसी कोई अच्छे फेवरेबल प्लेनेट भाग्येश बना रहा हो और धन भाव से उसका संबंध बन रहा हो, धनेश बैठे हो या फिर लाभेश बैठे हो और अष्टम भाव स्ट्रॉन्ग हो, साथ में पंचम भाव पे भी कोई अच्छा योग बन रहा हो, सडनली लॉटरी लग जाना, अचानक धन लाभ कहीं से मिल, जो आदमी जिसका पीछे से बैकग्राउंड वीक चल रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, सडनली से बाई चांस कभी जीवन में लॉटरी नहीं खेली, एक टिकट ले लिया, वो निकल गया और करोड़पति बन गया। पता चल गया दादाजी ने जमीन छोड़ के गए थे। अब उसके चक्कर में और 10 लोगों ने टिकट खरीद लिया जिनकी कुंडली में योग नहीं थे। तो अब देखो निकलना उसका है जो लिखवा के आया था, किस चरण में जन्म ले रहा है, उसका किस समय क्या
निकलना तो उसका है, लेकिन उसकी कुंडली में वो योग है जो देखा जा सकता है। आप अपनी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में देख के जे आराम से बता सकते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा सडनली कभी ऐसा टाइम आएगा कि प्रॉपर्टी का एकदम से कहीं से पैसा आ जाए, लॉटरी निकल जाए, शेयर मार्केट में सडनली राइज कर जाए। अब बहुत लोग शेयर मार्केट में बनते हैं, बहुत बर्बाद भी तो होता है। वैसे कौन सा योग होता है सर जिससे मैंने बताया ना लॉटरी लगने वाला? हाँ, ये योग वही है जो अष्टम भाव और पंचम भाव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन धन भाव से बनाता है। जैसे अगर किसी के अष्टम भाव में राहु बैठा है, हाँ, तो उसके चांसेस हैं लॉटरी जीतने के? हाँ बिल्कुल, अगर राहु बैठा है, राहु बैठा हो, गुरु बैठा हो, देखो राहु बड़े अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन राहु भी अष्टम में है तो भी अचानक धन लाभ देने में सक्षम है। बस शर्ते किस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, उस पे किस शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, धन भाव से उसका संबंध है क्या, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा के देखना पड़ता है जी। सर जैसे आपने 8th हाउस की बात करी कि 8th हाउस से डिसाइड होता है कि किसी को ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे या नहीं। जी। 8th हाउस तो बहुत बुरा हाउस नहीं माना जाता प्लेसमेंट वाइज। अब देखो कोई भी भाव, वही बात है जैसे कोई ग्रह अच्छा खराब नहीं है, ऐसे कोई भाव भी खराब नहीं है। अच्छा, हर एक भाव के अंदर कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है। अचानक धन लाभ जो है वो एक इस तरह का सुख है जो किसी के जीवन में मतलब लाइफ ही बदल सकता है, वो भी अष्टम भाव से है। एक लंबा जीवन अष्टम भाव से पता लगता है। जैसे आप देखो सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव और द्वितीय भाव, इन दो को मार्केश की संज्ञा क्यों मिली है? क्योंकि जो मतलब आयु का जो भाव है वो 8th हाउस होता है, उसका जो 12th हाउस हुआ मतलब वे हाउस वो 7वां हुआ, इसलिए वो मार्केश है। ओके। तो 8th हाउस मृत्यु का भाव, ये इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। 8th हाउस बिल्कुल भी मृत्यु का भाव नहीं है। अगर देखो एक और कॉम्बिनेशन बताता हूँ आपको, कुंडली के अंदर जो लगन होता है ना, लग्नेश, जैसे मान लो आपका मेष लगन है तो लग्नेश कौन हुए? मंगल। अगर मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं और किसी और पाप ग्रह की दृष्टि उस पर ना पड़ रही है तो बहुत लंबा जीवन जीता है इंसान। लगन का कॉम्बिनेशन अष्टम भाव से बन जाए तो वो बिल्कुल अपना पढ़ पोते होते सबकी शादी वादी करवा के तब आराम से जाता है। तो 8th हाउस आयु का हाउस है, मतलब मृत्यु का, डेथ का नहीं, आयु का हाउस। जी। अच्छा एक चीज और बताइएगा सर कि एक मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ राजयोग। जी। अभी तो पता नहीं कितने टाइप के तो राजयोगी बताने लग गए हैं लोग। जी। राजयोग क्या होता है? क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके प्लैनेट्स बहुत ही खराब है, लेकिन वो एक्चुअल में राजा की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, जो मतलब कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, सब खुशहाली, सब कुछ है। प्लैनेट उल्टे सीधे बैठे हुए हैं। कुंडली अगर कोई देख लो तो आदमी बोलेगा कि यार ये तो एकदम कतई रोड पे होना चाहिए था, ये कैसी जिंदगी जी रहा है। और कुछ ऐसी कुंडलियां भी मुझे पता है जिनमें लिखा हुआ है राजयोग, ये तो मतलब असीम संपदा का मालिक होना चाहिए था, चला रहा है वो रिक्शा। तो फिर राजयोग का फायदा क्या है? देखो अब इसमें बताता हूँ मैं, राजयोग की कैटेगरी बहुत सारी, ये बहुत मतलब इस सवाल का जवाब ना बहुत तरह से वेरी कर सकता है। सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि राजयोग की कैटेगरी बहुत सारी है। एक राजयोग जो आपको जीवन में सुख देने के लिए है, एक राजयोग जो आपको जीवन में बहुत फाइनेंशियल गेन देने के लिए है, एक राजयोग आपको वैवाहिक जीवन बहुत शानदार देने के लिए है। राजयोग का मतलब केवल धन से नहीं है, राजयोग बहुत तरह के हो सकते हैं। दूसरी बात, कुंडली के अंदर राजयोग है ये तो बहुत लोग देखते हैं। अब जैसे मान लो आपने देखा एक बहुत सुंदर राजयोग होता है, जब 9th हाउस का संबंध 10वें भाव से हो जाए 10th हाउस से, तो क्या होता है, यह राशि परिवर्तन दोनों में योग बन जाए तो आदमी कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं करता, वो प्रोफेशनली बहुत बढ़िया ग्रो कर जाता है। अच्छा। अब इस पे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो 9th हाउस और 10th हाउस का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें एक योग बनता है जिसमें केंद्र त्रिकोण राजयोग बोलते हैं। केंद्र का स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाए, एक संबंध तो ये हो गया। इसके अंदर एक अलग तरह का रिजल्ट आएगा। अब वो भी आएगा कि नहीं आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो ग्रह ये योग बना रहा है वो कितनी डिग्री का है। अब ग्रह है ही 3 डिग्री का। अच्छा। अब एक राशि के अंदर एक ग्रह को बैठने के लिए 0 से लेकर 30 डिग्री तक की स्पेस होती है, जिसमें शुरू की 6 डिग्री जब प्लेनेट एक राशि में प्रवेश ही किया होता है तो उस 6 डिग्री को शिशु अवस्था बोलते हैं। अच्छा। अब जो वो ग्रह 3 डिग्री का बैठा है या 1 डिग्री का है या 0 डिग्री का है, हाँ, अब वो उस भाव के फल ही नहीं दे पा रहा, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? उसका पीरियड आएगा चला जाएगा पता नहीं लगेगा। यही अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के टच में हो और वो योग है और उसका पीरियड आया
तो एस्ट्रोलॉजर देख के बताएगा भाई डिग्री वाइज वीक है, तो उसकी डिग्री कैसे एनहांस की जाए। इसकी भी रेमेडीज है शास्त्र में। शास्त्र बोलते हैं ये वाली रेमेडीज नहीं, लाल पेन पीला पेन हाथ में रख के जेब में डाल ली, तो वो वाली रेमेडीज शास्त्र नहीं बोलते हैं। लेकिन बहुत सारी रेमेडीज हैं जिससे आप डिग्री एनहांस कर सकते हो ग्रह की, तो उसको पूरा फल मिलता है। सर एक कंफ्यूजन और दूर कर दो, जैसे रेमेडीज की आपने बात की, शास्त्र हमारे वैसे किस प्रकार की रेमेडीज बताते हैं? ये जो पीपल के पेड़ के नीचे दबाया हो या शमशान में जाके कुछ करा हो या ऐसा, ये रेमेडीज हमारे शास्त्रों में तो नहीं लिखी हो सकती? शास्त्रों में पीपल के पेड़ की तो बहुत ही उनके आप ये मान सकते हो कि बहुत सारी रेमेडीज हैं जो पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई है, क्योंकि बड़ा आध्यात्मिक पेड़ माना जाता है। उसका रीजन ये भी है, आप साइंटिफिकली भी देखो तो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, पीपल का ही पेड़ है। कौन सा पेड़ छोड़ता है? तो क्या है कि उसके साथ जुड़ी रेमेडीज बहुत हैं। लेकिन ये जो इस तरह की रेमेडीज है, शमशान से मिट्टी उठा लाओ या ये कर दो या ये दबाने से और ऐसा करने से, शराब पिलाने से वीनस ठीक होता है। अरे ये तो टॉपिक ना ही छेड़ो आप, क्योंकि इसमें मैं 2-3 पॉडकास्ट में पहले बोल चुका हूँ। जो ये मान लो मैं चीज बोल देता हूँ, मैं छोड़ो जिसने बोली है उस पर नहीं जाते। मान लो मैं ये चीज बोल देता हूँ कि आप शराब पीजिए, आपका शुक्र बलवान हो जाएगा। ये जो आम आदमी, जो लोग आपके व्यूअर हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते। वो एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ को नहीं, वो शास्त्र नहीं पढ़े उन्होंने। वो क्या जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। अब मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि मेरे एक एक शब्द का मायने है, समझ रहे हो? अब जिसने ये बेझिझक होके बोल दिया कि आप शराब पीजिए आपका शुक्र बलवान हो जाएगा, उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का मालूम है। कितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने शास्त्र को सामने रखते हुए, मतलब अपनी तरफ से शास्त्र का रिप्रेजेंटेटिव बनते हुए उन्होंने इतना बड़ा कमेंट कर दिया, सनातन को इतना कमजोर दिखा दिया कि हमारा सनातन ये किसी को रेमेडी सजेस्ट कर सकता है क्या? तो शराब पीने से सिर्फ लीवर खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, ग्रह भी खराब हो सकते हैं आपके। बढ़िया नहीं हो सकते, खराब जरूर हो जाएंगे। अच्छा, फिर कैसे ठीक किया जाए प्लैनेट्स को? क्या तरीके होते हैं प्लैनेट्स? देखो, हर एक प्लैनेट को पहले तो ये मैटर करता है आपको किस प्लैनेट को ठीक करना है। अब जैसे मान लो आपकी कुंडली में, जैसे ये बहुत ज्यादा आजकल लोग बताते हैं कि पैसा आ रहा है और रुकता नहीं है, बरकत नहीं हो पा रही, पैसा अच्छा कमा रहे हैं पर जैसे इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, तो 100% केस में क्या होगा, जितना आपका आय का भाव, लाभेश जितनी स्ट्रांग अवस्था में होगा, उससे ज्यादा स्ट्रांग अवस्था में व्यशेष होगा, या जो व्यशेष है वो किसी पाप ग्रह से पीड़ित होगा या प्लेसमेंट वाइज पीड़ित होगा। तो अब इसकी रेमेडी पूरी तरह से इसलिए बदल जाएगी, केवल इनकम नहीं बढ़ानी है हमें व्यशेष को कंट्रोल करना है, बरकत बढ़ानी है। अब 2 तरह के इसमें सवाल आते हैं, एक कि हम अपना पैसा कैसे बढ़ाएं, एक कि हम अपनी बरकत कैसे बढ़ाएं। कुछ लोग कम कमाते हैं, अच्छा जोड़ लेते हैं, कुछ लोग पैसा खूब कमाते हैं लेकिन बचता कुछ नहीं है। हाँ, बचता कुछ नहीं है, बरकत नहीं है, नुकसान हो जाते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कहीं पे भी लॉस हो जाता है। कुछ लोग होते हैं वो सेव कर ही नहीं सकते, मतलब जरूरी नहीं है कि मेडिकल में, उनके खर्चे ऐसे होते हैं कि करोड़ रुपए आ रहे हैं तो महीने का वो करोड़ रुपए खर्च भी कर रहे हैं। तो उनके पास अगर ये कंफर्मेशन है कि करोड़ रुपए आगे भी आना है तो उसे सेव करना क्यों है? ये भी एक बात है। हाँ, ये भी बात है, लेकिन सर अनसर्टेनिटीज तो लाइफ में किसी की भी पता नहीं है कब ऊपर नीचे हो जाए, तो इसीलिए बरकत बहुत मेन चीज। ये वर्ड उर्दू का है, अब इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो ज्यादा अपने को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ये लोग की लैंग्वेज में उर्दू इतनी ज्यादा बस गई तो कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जब अपने पास धन रुकता है ना, और वो समय आपके लिए बड़ा फेवरेबल हो जाता है आने वाले समय में, अगर आप जैसे आप बता रहे हो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और आपके पास अपना पैसा रुका हुआ है, तो कितना बड़ा आप समझो कि रिस्क फैक्टर खत्म हो जाता है लाइफ का, है ना, इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है, आदमी खुश रहने लगता है। तो इसलिए इस वाले दुर्योग का हमें हल्के में लेना होता है, जहाँ पे व्यशेष भारी हो जाए आय के ऊपर। तो हमें उसकी जो रेमेडी है वो रेमेडी 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। व्यशेष को हम ठीक कर सकते हैं, आय के भाव को बढ़ा सकते हैं, इन दोनों के बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। देखो, बिल्कुल भी खर्चा ना होना और आय आते रहना, ये भी दुर्योग है। अच्छा, अब मान लो आपके पास पैसा खूब है, आप ही के काम नहीं आ रहा, तो करेंगे क्या उस पैसे का बैंक में? सही बात है। कई लोग होते हैं जो पैसा कमा रहे होते हैं लेकिन उन्हें जीना नहीं आता सही ढंग से। जी। इसके क्या उपाय होते हैं सर? वैसे कुछ इसके जेनेरिक उपाय होते हैं? देखो, जेनेरिक तो दुनिया में कोई चीज नहीं होती। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपने कहा मुझे फीवर है, और उसने आपको पैरासीटामोल दे दी, सबके लिए काम करेगी वो। लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके, जैसे आप गए, आपने, डॉक्टर ने पैरासीटामोल तो बता दिया, लेकिन किस वजह से बीमारी है, आपको वायरल हो गया या फिर कोई और कोई ऐसी प्रॉब्लम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उससे संबंधित आपको, ऐसे ही हर कुंडली के अंदर अलग रेमेडी अलग तरीके से काम करती है। जल तत्व के अंदर बैठी हुई उसी ग्रह की
रेमेडीज बदल जाती हैं। अग्नि तत्व में बैठे हुए उसी ग्रह की रेमेडीज बदल जाती हैं कि अगर वो भाग्येश है हमें उसकी डिग्री बढ़ानी है, अगर वो मार्केश है तो हमें क्यों बढ़ानी है। सही बात है ना। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, इसलिए कभी भी कोई भी जेनेरिक नहीं हो सकती रेमेडी। और नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, नहीं करनी चाहिए। अब देखो आजकल न्यूमरोलॉजी का ट्रेंड है, अब मैं देखता हूँ और भी बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसी में कुछ बुराई नहीं है। जो हमारे शास्त्र में से एटलीस्ट आदमी का रुझान तो आया अध्यात्म की तरफ, चाहे कारण कुछ भी बनाओ। सही बात है। लेकिन हम उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हालांकि कंपेयर भी नहीं कर सकते दूर दूर तक भी। उनके पास ये सेट बैठ सकता है कि भाई हमारा मूल्यांक कितना है तो हमें ये रिजल्ट मिलना है, हो सकता है कुछ हद तक सेट भी बैठ जाए। रेमेडी में आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को ये कहते हुए सुना है कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें पढ़ना बहुत पड़ता है और डेप्थ बहुत है, मतलब उसमें हर चीज के इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उसमें अगर मैं बैठ के देखने लगूंगा तो बहुत समय लग जाता है। न्यूमरोलॉजी सिंपल है, ये नंबर है, यही कारण है। अब देखो क्या है कि जब तक कोई चीज त्याग नहीं मांगती ना आपसे, आपको रिजल्ट नहीं देती। अब आपने इस लेवल की विद्या करने से आप डर रहे हो कि उसमें बहुत सारे योग हैं, कौन पढ़ेगा इतना। तो जितना पढ़ा है उससे जानकारी भी तो इतनी ही होगी ना। हम न्यूमरोलॉजी से आप ये तो देख सकते हो कि चलो ठीक है ये प्लेनेट अपने लिए फेवरेबल है, उसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। मूल्यांक से अगर कोई ग्रह निकल गया और कुंडली के अंदर किसी खराब भाव का स्वामी है या गलत जगह बैठा है तो नुकसान हो जाएगा उसकी रेमेडी का। लेकिन क्या है कि वो अब आप न्यूमरोलॉजिस्ट में आजकल देखता हूँ कि आप एक काम करो जी, आपके लिए मंगल बहुत अच्छा है, आप मूंगा पहन लो। अरे यार वो उसकी कुंडली में अगर सप्तम अष्टम का भाव तो बर्बाद कर दिया आपने उसको। बिल्कुल। क्यों, मतलब समझ रहे हो आप कि सारे ही जो शास्त्र हैं अल्टीमेटली शास्त्रों से निकली जितनी विद्या है सबके पास कुछ ना कुछ सच है, लेकिन आपको खुद भी पता है कि आपके पास किस चीज की कितनी जानकारी है, सिर्फ उतना ही यूज करो। समाज में मिथ फैलाना, वो भी सनातन से जोड़ के, इससे बड़ा अपराध मैं तो दुनिया में नहीं मानता। मुझे तो वही समझ में नहीं आता सर। वैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी नाम की भी एक चीज होती है जिसमें कुंडली भी देखी जाती है। जी जी। पर कुछ लोग होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी वैदिक और कुंडली देखते ही नहीं, वो सिर्फ नाम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका काम करते हैं। लोगों की तो छोड़ दो आप, लोग तो आपको ऐसा भी बोलेंगे कि आप अपना सिग्नेचर बदल लो, मोबाइल नंबर बदल लो, लाइफ बदल जाएगी आपकी। अब इसका तो कोई, देखो न्यूमरोलॉजी आपको अगर कोई, मैं कह रहा हूँ एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ भी कर रहे हो और आध्यात्मिक चीज है, कुछ तो आपका आध्यात्मिक की तरफ रुझान आया, लेकिन आप उसके बेस पे अगर आप किसी की इतना भ्रम में डाल दोगे, समाज के अंदर भ्रम फैलाना जिम्मेदारी है क्या एस्ट्रोलॉजी की? बताओ। आपको इतना कंफ्यूज कर दिया कि अपना निकालना काम है, डायरेक्शन देना काम है, आपको स्ट्रॉन्ग करना काम है कि वीक करना काम है कि आप अपना मोबाइल नंबर पर। आदमी घबरा रहा है कि मैं आपके पास आया हूँ, मैंने शर्ट पहनी है, पहले मैं इसका रंग देखूंगा, मेरे लिए लक्की है कि नहीं लक्की है। इतना ज्यादा अगर भ्रम में पड़ जाए कोई, मतलब इतना ज्यादा हर चीज सोच सोच के करेगा तो उसने आपका इंसान को वीक कर दिया। वो काहे की साइंस हुई है, किस चीज से वो समाज की मदद कर रहा है? किसी भी विद्या का फायदा तभी है ना जब वो आपको स्ट्रॉन्ग करे। अगर कोई विद्या आपको वीक ही कर रही है तो क्यों पढ़ना है उस विद्या में? सही बात है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्ट्रॉन्ग करती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेगी, डायरेक्शन देगी आपको, भ्रम में बिल्कुल नहीं डालेगी। ये सब भ्रम में डालने के खेल है। अच्छा, जैसे आपने मुझे ये आपने 2 स्टोन्स पहने हुए हैं। जी जी। ये भी एक तरीके से भ्रम वाला ही काम है? बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो ये भी बताता हूँ, इसके पीछे शास्त्र है ना। जो चीज आपकी शास्त्र आपको बता रही है, शास्त्रों में वैसे जेमस्टोन्स बिल्कुल है ना, रत्न शास्त्र है। अच्छा। आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। मान लो किसी की कुंडली में लग्नेश वीक है डिग्री वाइज, या पंचमेश या भागेश, जितने भी योग कारक प्लैनेट होते हैं जो पूरी कुंडली को रूल करते हैं, जो आपकी लाइफ को स्मूथ करने में हेल्प करते हैं, अगर वो किसी भाव का स्वामी डिग्री वाइज वीक है और आपने उसकी डिग्री एनहांस करने के लिए, उसकी प्लेसमेंट भी देखनी पड़ती है कहीं गलत जगह तो नहीं बैठा, उसकी डिग्री एनहांस करने के लिए आपने उसका रतन पहन लिया, कुछ दिनों के अंदर जो उससे संबंधित काम है, आप जो अभी तक रिजल्ट देख रहे थे, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, उसकी डिग्री बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी। समझ रहे हो? मान लो आपको बहुत ऑब्स्टेकल आ रहे हैं क्योंकि भागेश डिग्री वाइज वीक है और आपने भागेश का रतन पहन लिया तो लाइफ स्मूथ होगी। आप प्रैक्टिकली फील करोगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा। अब जो लोग रतन पहन रहे हैं और कई साल से पहन रहे हैं, उनके लिए उनको पता है कि इससे उनको रिजल्ट किस तरह के मिल रहे हैं, आप उनसे रतन निकलवा नहीं पाओगे कभी, पैसे दे के भी निकल पाओगे। तुम आज के बाद पुखराज मत पहनना है, नीलम मत पहनना है, इतने पैसे में कभी भी नहीं पहन, वो उतारेंगे। उन्होंने उनके रिजल्ट देख लिए। ये सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है हमारे, इसका साइंस क्या है सर? ये मतलब कैसे काम करता है? देखो मैं बताता हूँ। अब देखो बहुत लोग बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का
आप जो चीज सोचते हो, हाँ। खैर सबकॉन्शियस माइंड का लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इसको भी हम नहीं नकार नहीं सकते, बिल्कुल नहीं नकार सकते। आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के आदमी हैं तो आपके साथ पॉजिटिव चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव थॉट प्रोसेस के हैं तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या रतन शास्त्र का इससे इतना भी संबंध है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एग्जाम्पल बताता हूँ, आप नीलम पहन लो, कोई आपको गलत बता दे एस्ट्रोलॉजर, अब हमारे जैसे लोग या जितने भी ज्योतिष है उनको लोग फॉलो करके ही तो पहनेंगे ना। अब किसी ने बता दिया तुम नीलम पहन ले, और जो एस्ट्रोलॉजर है उसको खुद नहीं पता वो उसको क्या सजेस्ट कर रहा है। किसी कुंडली में अष्टम भाव का अष्टमेश या मारक भाव का स्वामी आपने नीलम किसी को धारण करा दिया या पुखराज पहना दिया जो उसके लिए कारक भाव का स्वामी है, इमीडिएट उसके नेगेटिव इम्पैक्ट उसको झेलने पड़ेंगे और लाख सोचता रहे कि मेरी लाइफ बना देगा, लेकिन बर्बाद हो जाएगा वो। नीलम तो वैसे ही बहुत पावरफुल हो जाता है, उसे तो बोला जाता है सभी रतन पावरफुल होते हैं, टेस्ट कर लो उसके बाद पहनना। अब इस मिथ पे भी को भी बस्ट करते हैं। अच्छा, है ना। अब यही बताता हूँ, कोई भी रतन जब तक आपके शरीर से टच नहीं है और आपको उसको पहने हुए 20-30 दिन 15 दिन नहीं हो गए कि वो आपके ऑरा के साथ कंपेटिबिलिटी बना पाया, वो तकिए के नीचे रखने से आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं देगा। अच्छा, लोग बात करते हैं ना लोग कि तो कहते हैं नहीं, मुझे तो डरावने सब आने लगे। मैं वही बोल रहा हूँ, दिमाग का खेल, यहाँ सबकॉन्शियस माइंड किया हुआ है। जी जी जी। अच्छा, एक चीज बताइएगा सर मुझे कि जैसे कई लोग मैंने देखे हैं उन्होंने नकली स्टोन पहना हुआ है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने उनको चेप दिया कि बहुत अच्छा स्टोन है ये पहनो आप, 3-4 लाख का तो बेच दिया और है वो कांच का टुकड़ा ही, पर ये इफेक्ट अच्छा दे रहा है। यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड काम ठीक है। अब किसी और आदमी के पास गया वो, उसने कहा यार ये मैंने जब से पहने मेरी तो लाइफ चेंज हो गई। अब उस आदमी ने देखा, उसने चेक किया, ये तो कांच का टुकड़ा है। अब जैसे उसको वो पता चला कि ये कांच का टुकड़ा है, उसने इफेक्ट देना भी बंद कर दिया। तो इसमें ये स्टोन, अब ये जो आप एग्जांपल दे रहे हो ना, ये एक ऐसा एग्जांपल है जो प्रैक्टिकली आपने देखा नहीं होगा। आप एक बता रहे हो कि एग्जांपल दे रहे हो, होता है, लेकिन होता है सर, होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, मैं बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। आदमी वजह से सोचता है वैसा होने लगता है। यही अगर वो नकली ना होता, असली होता और किसी खराब ग्रह का वो रतन पहना होता उसने, तो वो लाख सोचता रहता है मेरी लाइफ बदल देगा, वो उसको बर्बाद कर देता। अगर आप इसका उदाहरण एक और बताता हूँ, मान लो अष्टमेश है शुक्र, अष्टम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, मार्गेश है शुक्र, और आपने डायमंड पहन लिया सॉलिटेयर, तो आप 100% डायबिटीज के शिकार हो जाओगे जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी, नहीं भी आएगी तो भी। अच्छा, क्योंकि अगर ग्रह इस तरह के योग बना रहा है जिससे संबंधित आपको रोग झेलने हैं, तो और आप उसका रतन पहन लो तो उसका इमीडिएट रिजल्ट देख लोगे आप। उसकी डिग्री इतनी एनहांस कर देगा वो कि आपको उसकी वेट करने की जरूरत नहीं कि कब उसका योग का फल मिलने वाला है, उसका इमीडिएट दिखने लगेंगे रिजल्ट, शुगर बढ़ने लगेगी उसकी। अच्छा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना, कोई रतन किसी को गलत बनाया था, उसकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं इस तरह के, मैं बहुत सारे केस में लोग क्यों परेशान घूम रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता, रतन छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि जिन्होंने पहना है उन पे बहुत भयंकर उनका बिलीफ है। हाँ, और रतन छोड़ने को तैयार नहीं है, और लेकिन खुद परेशान घूम रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है जी। तो सबसे पहले मेरा ध्यान तो ही जाता है कि इन्होंने जो रतन पहना है ये योग कारक भाव का स्वामी है किसी का। सबसे पहले मेरे को रतन बदलवाना, 90% केस में लोगों के जेमस्टोन बदलवाने पड़ते हैं मुझे। मेरी समझ में नहीं आता कि जो लोग ठेकेदार हैं बन के बैठे हैं एस्ट्रोलॉजी के, समझो चलो आपका इंटरेस्ट है, आप सीख रहे हो, लेकिन जो चीज आपके लिए एक्सपेरिमेंट है दूसरे की तो जिंदगी खराब कर देगी वो। आप अगर आप इतने श्योर ना हो कि आपको ये चीज आपके लिए फेवरेबल है, गलत है, और फिर भी आप सजेस्ट कर रहे हो, तो आपके लिए तो एक्सपेरिमेंट हो गया। इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे आपने किसी को स्टोन सजेस्ट किया जी, ठीक है, अब हम इंसानों की एक वो होती है, टेंडेंसी होती है कि मैं आपके पास भी जाऊंगा जी, मैं फिर किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाऊंगा, फिर मैं उस किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने एक स्टोन सजेस्ट कर दिया, दूसरे के बाद क्या, ओए ये किसने पहना दिया, ये तो गलत है, ये तो पहनना ही नहीं चाहिए, तुम तो बर्बाद हो जाओगे। अब किसकी बात मानी जाए? अब इसको मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बहुत प्यारा सा। आप जाओगे किसी डॉक्टर के पास और आपने अपनी कोई बीमारी, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन अगर कोई बीमार है और वो किसी डॉक्टर के पास गया और उसने मेडिसिन दे दी और उसको ठीक होने में लगे 15 दिन, इत्तेफाक से किसी ने डॉक्टर सजेस्ट कर दिया उस पर चले जाओ, उस पर गया 3 दिन में ठीक हो गया, ठीक है, उसको डॉक्टर को उसकी बारीकी का पता है कि किस वजह से उसको ये इन्फेक्शन होता है, उसने सीधा उसी पे काम किया और ठीक हो गया, और वो बहुत समय तक दोबारा बीमारी भी नहीं है, वो क्यों जाएगा पहले वाले के पास? जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और इमीडिएट चेंजेस अपनी लाइफ में देखते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी जिसको लेके आप उसके पास गए हो और वो फुलफिल हो जाती है, बिल्कुल नहीं भटकोगे आप। भटकोगे भी तभी जब आपके पास रिजल्ट नहीं होगा।
मैं तो ये बोलता हूँ जैसे लोग 50-60% लोग भारत में सूर्य को जल देते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं लेकिन दे रहे हैं, कभी दे रहे हैं, कभी दिन में दे रहे हैं, कभी नहीं भी दे रहे। इसलिए नहीं दे रहे रेगुलर, क्योंकि उन्होंने उसके रिजल्ट के प्रभाव को महसूस ही नहीं। जब तक आप किसी रेमेडी को करते हो और उसका आपको रिजल्ट ना मिले तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ ही नहीं सकती, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा कोई चीज करने का, आप कैसे कर पाओगे? सही बात। मैं कह रहा हूँ आप 40 दिन नियम के साथ सूरज को जल दो, 41वें दिन रिजल्ट ना मिले तो आप, मैं लिख के देता हूँ, और आप कभी छोड़ नहीं पाओगे। पर उगते सूरज को देना है, 12 बजे वाले सूरज, 12 बजे वाले को नहीं। सौम्य रूप, सूर्य के स्पष्ट तौर पे 2 रूप हैं, सौम्य रूप, रौद्र रूप। सौम्य रूप किस समय तक रहता है? जब उसमें ऑरेंज कलर होता है, सनराइज के बाद सिर्फ 5-7 मिनट, 40 दिन नॉन स्टॉप। खास करके ऐसे लगन के लोग जिनका भाग्य से संबंध सूर्य का बन रहा हो या लगन से बन रहा हो, इमीडिएट इफेक्ट 41st डे से देखना शुरू कर देते हैं। और अगर आप दे रहे हो अपने हिसाब से, नहीं रिजल्ट आ रहा, दिए जा रहे हो, तो वो कभी 10 बजे दे रहे हो, हाँ, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। हर रेमेडी के पीछे कुछ ना कुछ नियम है, देखो वो फॉलो करने पड़ेंगे। अब अगर आप किसी रेमेडी से अपना रिजल्ट मांगते हो तो त्याग तो मांगेगी, कुछ भी करने के लिए देखो एफर्ट्स तो लगता है। हमें किस प्लेनेट पे काम करना चाहिए? कुछ लोग होते हैं कि ये तुम्हारा प्लेनेट तो यार तुम्हें बहुत खराब इफेक्ट दे रहा है, इसके ऊपर काम करते हैं, इसका जेमस्टोन पहन लो, ठीक है, इसको पावर मिलेगी, इसको ताकत मिलेगी, तो ये तुम्हारे को अच्छे इफेक्ट देने लगेगा। ऐसा होता है कि बुरा प्लेनेट आपको अच्छा इफेक्ट देने लग जाए? नहीं, देखो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई इस तरह से कर देता हूँ। जब तक अगर आप डिटेल कुंडली एनालिसिस किससे नहीं कराते हैं और आपको ये नहीं पता कि क्या क्या चीज़ अपने लिए फेवरेबल है, किस प्लेनेट को हमें छेड़खानी करनी है, किसी को करनी ही नहीं है। कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जहाँ रेमेडी की जरूरत ही नहीं होती, करनी भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहाँ पे हमारे लिए मैंडेटरी है रेमेडी करना और हमने उसको छेड़ा ही नहीं है, किसी ने सजेस्ट नहीं किया। तो जब तक इतनी डिटेल नॉलेज ना हो तो 3 चीज पकड़ो। कुंडली का लगन, लग्नेश, भाग्य भाव, भागेश, पंचम भाव और पंचमेश, इन 3 चीज को कंट्रोल कर लो। अगर किसी खराब ग्रह की दशा चल रही है अपने अंदर और भागेश स्ट्रांग है तो वो दशा भी स्मूथ चली जाती है, बहुत ज्यादा टफ पीरियड नहीं झेलना पड़ता। जैसे मार्केश की दशा आती है, लोग बहुत ज्यादा टफ पीरियड, देखो मृत्यु तो देखो अटल है, उसे कोई रोक नहीं सकता, जब उसका समय आएगा तो इंसान जाएगा। लेकिन मार्केश की दशा में हर बार, कई बार यंग एज में भी आ जाती है और मृत्यु का समय योग नहीं होता, तो वो मृत्यु नहीं देगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा। उसकी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हो उसकी रेमेडी से, समझ रहे हो? तो अगर कोई आपकी मार्केश की दशा चल रही है, किसी एकारक भाव की दशा चल रही है जिस समय आपको बड़ा टफ पीरियड आना है, ऑब्स्टेकल्स आने हैं, उस समय आपका भागेश स्ट्रांग हो, एक योग हो जिसके अंदर भागेश बहुत बलवान है, तो वो स्मूथ चला जाएगा। सेम ही केस किसी और के साथ चल रहा है, उसका भागेश भी वीक हो तो वो और ज्यादा कठिनाई झेलेगा। इसलिए भागेश को बलवान करना पहली प्रायोरिटी, लग्नेश को बलवान करना आपकी हेल्थ, पर्सनैलिटी, सब चीज को ठीक रखता है। पंचमेश को बलवान करना कंपटीशन में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करता है। रिलेशनशिप में भी पंचमेश का बहुत बड़ा रोल होता है। सप्तमेश का तो होता ही है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब ये 3 भाव ऐसे हैं जिसको, ये ट्रायंगल हो गया, इसको त्रिकोण बोलते हैं। तो पहला त्रिकोण खुद लग्नेश जो केंद्र का भी स्वामी होता है, दूसरा पंचमेश, तीसरा भागेश, ये 3 प्लेनेट पकड़ लो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, उससे संबंधित रेमेडीज करते रहो। ये बेसिक चीजें तो आपको अपने लगन का ही पता लग जाएगा, नेट से ही पता लग जाता है आजकल की मेरा लगन क्या है, लग्नेश क्या है, पंचमेश क्या है, भागेश क्या है। इतनी 3 चीज को बैलेंस कर लो तो लाइफ स्मूथ हो जाएगी। और कुछ ऐसे इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा सर, जैसे अभी आपने उसका भी रिलेशनशिप का बताया है ना, तो जहाँ तक मुझे याद है बचपन में हम लोग ज्योतिषों के पास ना सिर्फ एक ही चीज के लिए जाते थे। ऐसा ये तो अभी बहुत ट्रेंडिंग हो गया है कि हर एक प्रॉब्लम के लिए हम लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं या पंडितों के पास जाते हैं। पहले हम सिर्फ मोस्टली शादी के टाइम पे कुंडली मिलवाने ही जाते थे या कुंडली बनवाने जाते थे। जी। मुझे एक बात बताइए सर, ये मैरिज में कुंडली मिलान का कितना रोल है? क्या मिलाने से कुछ फर्क पड़ता है? क्योंकि डिवोर्स तो आजकल सबके ही हो रहे हैं। राम सीता जी के भी 36 गुण मिले थे लेकिन शादी तो उनकी भी अच्छी नहीं चली। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये कि पहले हम लोग नहीं जाते थे, अब जाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। पहले बीच में एक दौर आया जो हमसे जस्ट पहले वाली जनरेशन है, मेरी वाली जनरेशन, आप मान के चलो। नहीं, हमारे से पहले वाली। अच्छा, हमारे से पहले। हम और आप तो एक ही है। हाँ। हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी उन लोगों का बिलीफ सिस्टम इस पे थोड़ा कम हो गया था। मतलब देखो पीछे बहुत सारी चीजें झेली है हम लोगों ने, अंग्रेजों का राज झेला, उससे पहले आक्रांताओं का विदेशी, बहुत सारी चीजें चली जिसमें हमारा जो अपनी जो संस्कृति जो थी, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, वो सब छूटती चली गई धीरे धीरे। पहले तो ऐसा था कि आप रामायण में देखो ना,
राम जी बैठे हैं तैयार, सारी सेना वानर सेना तैयार है, सब लोग युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं, अभी गोचर नहीं हुआ। अभी मतलब अभी ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं आया कि युद्ध किया जा सके, बैठे हैं सब लोग। इतनी बारीकी से क्षत्रियों का एक मेन सब्जेक्ट हुआ करता था एस्ट्रोलॉजी, हर क्षत्रियो को उसका ज्ञान था। नहीं तो पहले तो राजगुरु होते थे, बिल्कुल, और उनको जो ये गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी उसमें वैदिक ज्योतिष उनका मेन सब्जेक्ट हुआ करता था। तो इसलिए ये पहले तो बहुत था, अब तो बल्कि बहुत कम हो गया, धीरे धीरे संस्कृति से हम लोग दूर हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि शादी में कितना बड़ा रोल है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखो आज की डेट में हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह के हो चुके हैं कि वैचारिक मतभेद होना तो बड़ी बेसिक सी चीजें हो गई। देखो थॉट प्रोसेस हमारे तो जो बदल रहे हैं, जो पुरुष समाज है ना वो बहुत समय से एक तरह का जीवन जी रहा है जिसको रूलिंग बोलते हैं। जो अब तक जो अब लेडीज हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, ग्रो करना चाहती हैं, जो हाँ उनको आगे आना भी चाहिए। मैं तो ये देखो उनकी कोई ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि आदमी को यही काम करने चाहिए औरत को। देखो अब क्या है कि ये थॉट प्रोसेस उनका तो बदल रहा है, समाज आज भी पुरुष प्रधान समाज, इसको एक्सेप्टेंस नहीं है, जिसके चक्कर में बहुत सारी चीजें हैं। ये तो चाहता है कि चलो ठीक है डॉक्टर है, डॉक्टर से ही शादी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन उस डॉक्टर को रोटी भी बनानी है, ये डॉक्टर ने तो सोचा नहीं, लेडी ने तो लेकिन आदमी के मन में एक्सपेक्टेशन है बैक ऑफ द माइंड, शाम को सर्जरी करके आएगी और ये फिर खाना भी बनाएगी। तो ये जो वैचारिक मतभेद अभी थॉट प्रोसेस बदलने की वजह से जो हो रहे हैं तो बट ऑब्वियस है। लेकिन जब हम कुंडली मिलान की बात करते हैं, जिसको अष्टकूट मिलान बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। कई बार एक गलत मिलान इस तरह की चीजें, इस तरह के योग भी बना देता है कि संतान के लिए तरसता रहता है इंसान। तो काय को रिस्क लेना है और क्यों इस तरह का जीवन? अब किसको संतान सुख नहीं चाहिए? आज के युग में जनरेशन भले ही बोले कि हमें फ्री रहना है, बच्चा नहीं चाहिए। एक एज ऐसी आती है जब मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों के अंदर। कोई भी शादीशुदा, अभी भारत के अंदर तो ये स्थिति नहीं आई कि कोई शादीशुदा पेयर ये ना चाहे कि हमें संतान ना हो। एक स्टेज सबकी लाइफ में आती है जब सबको संतान की इच्छा होती है। तो अगर किसी का संतान भाव ही पीड़ित है तो क्यों रिस्क लेगा? दूसरी बात, कुंडली के अंदर कुछ इस तरह के योग बन रहे हों कि आपकी और इनकी ना तो फिजिकल कंपेटिबिलिटी ठीक है, ये भी देखा जाता है अष्टकूट मिलान में। ठीक है, आपका और इनका इस तरह का फिजिकल कंपेटिबिलिटी रहने वाली है कि ना ये आपसे खुश रहेंगे ना आप इनसे खुश रह पाएंगे, एक चीज। दूसरी बात, अगर आपका और इनका बिल्कुल ही विपरीत थॉट प्रोसेस है तो आप चाह के भी, आज आपके मन में लाख प्रेम है किसी को लेके, लेकिन अगर आप एक भी बात अपनी इच्छा से नहीं रख पाओ, हर चीज में उसमें मतलब आपको ऐसा लगे कि आप युद्ध पे ही जा रहे हो हर, और सामने वाले को लगे कि ये मेरा एंगल कभी समझता ही नहीं, और आपको भी लगे ये मेरा कभी समझता ही नहीं, रिश्ता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये चीज आप कुंडली में स्टार्टिंग में देख लोगे तो क्यों करोगे आप? समझ रहे हो, कुंडली मिलान का इतना बड़ा रोल है। अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, अब आप बोल रहे हो कि डिवोर्स तो फिर भी होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ, अभी मेरे सामने उदाहरण भी बहुत सारे हैं इस तरह के, मेरे अपने क्लाइंट्स के बहुत सारे हैं। डिवोर्स में सबसे पहला चैलेंज ये है कि कुंडली मिलान नहीं है। अच्छा, लव मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है या लव मैरिज नहीं भी हुई तो भी मिलान प्रॉपर नहीं हुआ। बहुत सारे कारण ऐसे जहाँ पे डिवोर्स होने तक की स्थिति बन जाती है, वहाँ 90% के, देखो मेरे सामने तो जितने एग्जांपल है वो सारे वही हैं जिनके कुंडली मिलान प्रॉपर नहीं हो रखे। डिवोर्स के केसेस मैंने देखा है, लव मैरिज में ज्यादा डिवोर्स के केसेस हैं रादर देन अगर आप अरेंज मैरिज करके आ रहे हो तो। जी, अब लव मैरिज में भी यहाँ बात आती है, लोग कहेंगे कि प्रेम करते हैं तो क्या प्रेम हम कुंडली मिला के करें? सही बात है, पहले थोड़ी आदमी लड़की पसंद आई तो पहले कुंडली दिखा दे यार। जी, सही बात है। लेकिन आप चाहेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके लिए आपके इमोशंस इतने बड़े हैं, कल को उन्हें सड़क पे चलता कर दोगे बाय टाटा? ऑब्वियसली। अगर कुंडली के अंदर योग बिल्कुल ही विपरीत है, मैं कह रहा हूँ जहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट आ जाती है कि चलो थोड़ा सा मान लो इतनी बढ़िया कुंडली नहीं मिल रही, दुर्योग भी है छोटे मोटे, लेकिन प्रेम इतना बड़ा है कि आप त्याग कर सकते हो। आप लड़ोगे एक दूसरे के लिए तो भी आप अपना त्याग करके एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करोगे। कष्ट झेलोगे बहुत कि वो आपकी समझ ही नहीं रही, अपनी अपनी कह रही है, या फिर वो नहीं समझ पा रहा और अपनी अपनी जबरदस्ती चला रहा है, बहुत कष्ट। लेकिन फिर भी प्रेम इतना बड़ा है आपके अंदर कि आपके अंदर वो त्याग है, तो झेल जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जो इस तरह के दुर्योग हैं कि आपकी झेलने की भी स्थिति नहीं है कुंडली के अंदर, तो आपको 100% आप उनको बीच में छोड़ने वाले हो। तो आप जिनसे प्रेम करते हो उनके साथ ऐसा क्यों करोगे कि आज शादी करके बाद में छोड़ दो? स्टार्टिंग में ही आप अपने मन को समझाओ और उनको भी समझाओ ना कि ये बन ही नहीं सकती स्थिति। पहले कुंडली देखो। अच्छा। क्योंकि आपका प्यार अंधा हो सकता है
लेकिन योग नहीं, उन्होंने तो अपने रिजल्ट देने ही देने, ग्रह तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। तो कितने परसेंटेज बढ़ जाते हैं चांसेस? आप मुझे एक परसेंटेज वाइज बताओ कि कुंडली मिला के शादी करोगे तो इतने % चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी शादी अच्छी चलेगी, क्या इसकी कुछ गारंटी है? कुंडली मिला के अगर आपकी शादी हुई है, हाँ, अच्छे तरीके से तो 100 के 100% केस में आप सक्सेसफुल मैरिड लाइफ जियोगे। मैं अभी वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूँ, अभी मैं वहां पे हूँ जब राम जी और सीता जी की शादी होती है, उनकी कोई कुंडली नहीं मिलाई गई थी, कोई ऐसा वहां पे प्रपंच नहीं रचा गया था कि इनकी दोनों की कुंडली मिलाई जाए। बाद में वो लोग पंडितों ने बैठ के कि इनके 36 गुण मिलते थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि कुंडली मिलाई गई और 36 गुण मिलते हैं इस वजह से शादी हुई। उनकी भी प्यार तो दोनों में बिल्कुल था, दोनों हमेशा साथ ही रहे, मतलब चाहे अलग अलग हो गए लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपना ऐसा नहीं था कि रिश्ता टूट गया। जबकि उस टाइम के राजाओं की 300 रानियां होती थी, उनकी भी कुंडली नहीं मिली थी, और पहले कोई ऐसा उसमें वो था भी नहीं कि कुंडली मिलाई जाए। ये तो बहुत बाद में ऐड ऑन हुआ है कि कुंडली मिला के शादी होनी चाहिए। हमारे सोच, हमारे थॉट प्रोसेस में और उनके में जमीन और आसमान का अंतर है। हम लोगों में त्याग नाम की इतनी सी चीज नहीं है। उस समय की जो स्थितियां थी, उस समय आप ये देखो कि ऐसा कोई परिवार था जिसका आध्यात्म से बहुत गहरा संबंध ना हो। सीता माँ के संस्कार या राम जी के संस्कार में कोई दोनों के कंपैरिजन में कमी थी, कुछ चीज मैच ही नहीं, हम उनसे कंपेयर भी नहीं कर सकते, हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। अगर मान लो वो किसी एडवर्स सिचुएशन में कल को आ जाते हैं राम, तो सीता साथ साथ उस एडवर्स सिचुएशन को झेलने को तैयार है, पहले से डिसाइडेड है। और कोई भी रानी होती उस समय और वो एक मतलब एक अच्छे परिवार से, संस्कारी परिवार से करती, तो वो सब वो चीज झेलती जो राजा झेलता। आज कोई झेल सकता है क्या? नहीं। अच्छा, तो इसलिए आजकल अगर आज कुंडली मिलान में कोई बता दे कि कल को बर्बाद हो गए, 0 पे आ जाएगा, क्या तुम इसके साथ रह पाओगी? तो स्टार्टिंग में कहती कि ना मुझे हाथ जुड़वाना करो। बहुत बड़ा डिफरेंस है, उनसे क्या कंपैरिजन है? भगवान है। अच्छा सर, एक चीज और, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है आपका, मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें आप बता रहे थे कि भाई इस टाइम पे अगर मेल फीमेल अपना रिलेशनशिप इनिशिएट करें तो 100% उनके लड़का होगा जी। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। अब इस पे पहले डिस्कशन हो चुका है पॉडकास्ट पे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब योग दुर्योग, जब किसी प्लेनेट की महादशा चल रही होती है तो उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर रहता है। हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि गोचर क्या चल रहा है, इस समय महादशा किस प्लेनेट की चल रही है, क्या जो आदमी की चल रही है वो औरत की भी चल रही है। इस तरह करके एक पीरियड निकाल लिया जा सकता है जिस समय पुत्र योग ही बनता है। अच्छा। उस समय फिर पुत्री नहीं हो सकती। अच्छा। अगर किसी कुंडली में पुत्र योग है ही नहीं, किसी कुंड, तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। लेकिन अगर किसी कुंडली के अंदर पुत्र और पुत्री दोनों योग हैं, तो वो बाय चॉइस वो पीरियड डिसाइड कर सकते हैं कि पहले पुत्री चाहिए कि पुत्र। अच्छा। हाँ, वो समय निकाल सकते हैं कि जिस पीरियड के अंदर पुत्री पुत्र होना है या जिस पीरियड में पुत्री। गारंटेड होगा ये 100%। सीरियस वाला क्लेम? ये सीरियस वाला क्लेम हर ज्योतिष करेगा जो वैदिक ज्योतिष से सच में जुड़ा होगा। अच्छा। उसे पता है इसकी गहराई। तो आप बता सकते हो कि भाई आप इस टाइम करोगे तो लड़का होगा? जी जी जी, 100% 100%। मैं नहीं, कोई भी बता देगा, क्योंकि ये मतलब ये तो थोड़ा नेचर का काम है, कौन सा क्रोमोसोम जाके बढ़ जाएगा। हाँ। एक्स या वाई, हाँ। उसके हिसाब से लड़का लड़की होगा। हम भी तो नेचर का ही काम है, हम सब जो सारे हम नेचर से ही तो इन्फ्लुएंस्ड होके चल रहे हैं सब लोग। अभी जैसे हर फील्ड में एआई घुसता जा रहा है, मतलब हमारी भी बहुत सारी, हमारी फील्ड की तो बहुत सारी जॉब्स खा गया है ऑलरेडी। अच्छा अच्छा। और अब ज्योतिष में भी एआई आ गया है। जी जी जी, आप जानते होंगे, मधुआ करके एक ऐप है। हाँ। और भी बहुत सारी ऐप्स आजकल आ रही हैं। आजकल तो वैसे तो चैट जीपीटी में डालो अपनी डेट ऑफ बर्थ, वही आदि आपकी जिंदगी बता देता है जी। तो ये क्या, क्योंकि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं ना आजकल एस्ट्रोलॉजी को एज अ प्रोफेशन लेने लगे जी, क्या आप क्या सजेस्ट करोगे उनको? आगे इसको कैरी करना चाहिए या आगे आपको भी लगता है कि एआई हम सबकी नौकरी खा जाएगा? एआई कभी इस तरह के प्रोफेशन को रिप्लेस नहीं कर सकती, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे पहली बात, कुछ बता सको, रेमेडी कैसे करोगे आप यंत्र बना के देगी क्या एआई आपको? नहीं, जैसे ये सर, जैसे देखो आप केवल प्रिडिक्शन तो न्यूमरोलॉजी भी कर रही है, लेकिन उनकी लिमिटेशन है ना। अब ऐसे ही जैसे मान लो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रोसेस है यंत्र बनने का, अष्टगंध की स्याही चाहिए। आजकल चांदी के, गोल्ड के बने बनाए लोग पहन लेते हैं यंत्र, वो यंत्र इफेक्टिव थोड़ी है।
यंत्र बनने का प्रोसेस है शास्त्रों में। ओके। अष्टगंध की स्याही होनी चाहिए, अनार कलम होनी चाहिए जिससे बनता है, भोज पत्र होना चाहिए जिसपे बनता है, और उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। हर केस में डिफरेंशिएट हो जाती है वो कहानी की, वो कैसे बनाना है, फिर उसको रोल करके वो करके लॉकेट में डाल के कैसे उसको धारण करना है, बहुत सारी चीजें हैं। अब एआई आपकी प्रिडिक्शन में हो सकता है कि फ्यूचर आपका प्रिडिक्शन के अंदर हेल्प कर दे। ओके। और हो सकता है पूरी तरह से भी आने वाले समय में इतना ज्यादा डेवलप हो जाए एआई, अभी तो नहीं है। और अभी जब हम देखते हैं कि छोटी मोटी चीजें जो लोग इतना जरूर कर सकता है कि जब आप ये पूछोगे न्यूमरोलॉजी वाले और ये नई नई चीजें सीख के, हाँ, तो इनका करियर जरूर खा जाएगा एआई, ये फैक्ट है। अच्छा। जब वो इस तरह के सवाल जवाब लोग उससे करने लगेंगे, मुझे नहीं पता अभी कितना, मैं बहुत ज्यादा इसमें हूँ भी टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब लोग उससे पूछेंगे कि भाई मेरा ये निकला है या फिर मेरा मतलब तो इसका क्या मतलब है, कहेगा इसका कोई मतलब नहीं है, काम कर अपना। तो जब इतना ज्ञान देने लगे तो इनका प्रोफेशन खा जाएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एआई एस्ट्रोलॉजी को रिप्लेस नहीं कर सकता, आप रेमेडी नहीं करा सकते, आप यंत्र नहीं बनवा सकते। इवन आपको एक चीज और बताता हूँ, कोई भी जेम स्टोन अच्छा होना और एस्ट्रोलॉजिकली अच्छा होना, ये दो अलग अलग चीज है। आप एआई से कैसे पूछोगे कि ये उठा के बताना पुखराज पहन लूं क्या फायदेमंद है क्या अपने लिए, समझ रहे हो? तो एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन नहीं कोई ले सकता। दूसरा ये मैं कह रहा हूँ कि आप इसको प्रोफेशन भी छोड़ो, आपका खुद का विकास बहुत ज्यादा कर देता है। आपको खुद अगर अवेयरनेस हो जाए कि क्या प्लैनेट का इन्फ्लुएंस किस पे कितना आ रहा है, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो, छोड़ो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस से मत जोड़ो, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो। भूखा तो नहीं मरने देगी ये फ्यूचर में भी, कि आपके पास है ये एआई पूरा रिप्लेस कभी नहीं कर पाएगा, रेमेडीज पार्ट तो कभी नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है जितना टाइम बुरा आता जाएगा उतना ज्यादा ये प्रोफेशन और ग्रो करता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो डायरेक्शन हर किसी को चाहिए लाइफ में। चीज और बताइएगा, आखिरी मेरा सवाल है, भगवान का क्या रोल है फिर? ये तो सब ग्रह व्रह चला रहे हैं, जी जी, पूजा पाठ और ये जो हम लोग करते हैं जनरली, इसका कुछ रोल है क्या? ये हमारे ग्रहों को ठीक कर रखता है? क्योंकि मैंने जो मंदिरों में जो पंडित हैं उनकी तो हालत बहुत गरीबी में बीत रही है, जी जी, और जो रात को शराब भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, वो बहुत लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर पूजा पाठ का कुछ रोल है हमारे इसमें? ये पहले वाले हमारे एक पॉइंट से लिंक करता है। जैसे अभी जो लाइफ जी रहा है उसको छोड़ दो, वो तो जो कर्म करके आया उसको वो अभी फल भुगत रहा है। उसको इस चीज से जज मत करो कि वो भगवान को नहीं मानता या नहीं मानता तो भी ऐसी लाइफ कैसे मिल रही है उसको। कर्म करके आया, भुगत रहा है अपने। अभी जो कर रहा है वो अगले जन्म में वो फिर घंटी बजा नहीं, उसकी मजबूरी हो जाएगी। अच्छा। उसको रेमेडी चाहिए। अभी जो कर्म कर रहे हैं भुगतने भी उसी को है ना। अभी जैसे कर्म कर रहा है, जब तो उसको पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल भुगत रहा है, और बजाय इसके कि वो उसको और उसका अपना विकास करता है आध्यात्मिक, उसने उसको खराब कर रहा है, गलत कर रहा है, वो भी उसी को भुगतना है। उस समय उसको सारी रेमेडीज करनी पड़ेंगी, मजबूरी है। अगले जिस नक्षत्र के चरण में जन्म लेगा वो अभी डिसाइड कर चुका है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि क्या रोल है एस्ट्रोलॉजी का, सॉरी अध्यात्म का। देखो अध्यात्म जो है ना वो एस्ट्रोलॉजी का भी मूल ही है। आप जितनी रेमेडीज हैं उसमें ज्यादातर जो रेमेडीज हैं या जो सबसे मूल रेमेडीज हैं उसमें अध्यात्म का बहुत बड़ा रोल है। मंत्र हो गए, यंत्र हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें, तो एस्ट्रोलॉजी आप अध्यात्म से दूर जाके तो आप कहीं पे कुछ नहीं हो। अब रही बात कि जब हम, बहुत लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, आपका भी थोड़ा मिलता जुलता सवाल था, कि जब हम दिल से भगवान को मानते हैं, हिंदू धर्म में खास करके लोग कहते सुनोगे और किसी रिलीजन में नहीं, जब हम दिल से मानते हैं भगवान को तो मंदिर जाके घंटी बजाने से क्या हो जाएगा? भगवान तो मेरे अंदर है और श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी इसलिए हो सकता है क्योंकि हम लोगों के जितनी आजकल वीडियोस आ रही है ना, उन सबके बिल्कुल ही विपरीत थॉट प्रोसेस है। पता नहीं क्यों है, मेरी समझ से बाहर है। और कंट्रोवर्शियल इसलिए हो सकता है कि इसमें दूसरा रिलीजन को भी मैं लिंक करके आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके। आप देखते हो कि कोई भी मिसहैपनिंग होने से पहले दो समाज के बीच में या दो धर्मों के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो आप तो स्कैटर्ड है, और एक मास सडनली लाखों हजारों लोग रोड पे मिलते हैं। कारण क्या है? कारण वो एक जगह इकट्ठा होते हैं रूटीन से सुबह शाम। वो अपने जो भी उनको रास्ता मिला हुआ है वो सही है गलत है तो बाद में जाएंगे उनके रिलीजन में, लेकिन फॉलो इतनी डेडिकेटेडली करते हैं कि सुबह वो उनका कोई भी अपना नमाज का टाइम उनका ऐसे ही। सिख धर्म में भी देखो ना, गुरुद्वारे में लोग सेवा करते हैं, जूते हुए कपड़ा मार रहे हैं, किस लेवल की उनकी डेडिकेशन है। हिंदू धर्म में ही आपको एग्जाम्पल इस तरह के सुनने को मिलते हैं कि जब हम भगवान, अरे नहीं भाई क्यों? अब देखो ये ना एक प्रोसेस है पूरा,
जब आप किसी से कनेक्टिविटी, अगर मेरे आपके साथ आज पहली बार संबंध मिले हैं, उसके बाद हम फोन पे बात करना बंद कर दें, मैं आपसे दोबारा मिलूं भी ना, कितने दिन याद रखोगे आप मुझे? मन में चाहे मैं कितनी मर्जी याद करता हूं, जब तक मैं फोन आपको हाँ आदमी अच्छा है, उससे मुझे क्या लाभ है? अब आप देखो, जब आप आध्यात्म के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हो तो जो सबसे पहली सीढ़ी है ना, वो होते हैं कि आपके भाव किस तरह के हैं। अब उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए भी, उस लेवल का भाव डेवलप करने के लिए कि आप भगवान के, आप देखो अपने माँ बाप से बहुत अच्छे से प्रेम करते होंगे, सभी लोग करते हैं। जब आपको उनकी कोई बात याद आए, या जो आप जिनसे औरों से प्रेम करते हो, बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, तो आप उनको याद करके आपके आंखों से आंसू आ सकते हैं। भगवान के लिए उस लेवल के भाव हैं क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस प्रोसेस में नहीं है अभी। अगर हमारी सुबह शाम की जो पूजा है, ये वो उस प्रोसेस का तरीका, मतलब ये उस चीज का प्रोसेस है। हम उस लेवल के इमोशंस डेवलप करने का सबसे सिंपल प्रोसेस यही है कि हम सुबह शाम उनकी आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कनेक्टिविटी बनती है। तो जब वो कनेक्टिविटी हम रेगुलर बेस पे बनाते हैं, तो उस तरह के भाव डेवलप होते हैं कि जब अध्यात्म हमारी हेल्प करने लगता है, जब हम फील करने लगते हैं कि हमारे साइड में कोई खड़ा है, भगवान है जो हमारी मदद करेगा वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी, वो तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अध्यात्म से, जब आपके भाव उस लेवल के हो। रेमेडीज भी आपके लिए जो है आध्यात्मिक रेमेडीज हैं, वो काम तभी करेंगी जब आपके भाव उस लेवल के हों। उस भाव को डेवलप करने का प्रोसेस ही सुबह शाम की पूजा, और कोई तरीका ही नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, मैं आपके पास एक कुंडली लेके आता हूँ जी, जिस कुंडली को देख के आप बोलोगे कि यार ये आदमी तो लाइफ में कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि इसके कुंडली में दिख रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है इसका, तो क्या ज्योतिष के पास इतनी शक्ति है कि उसको पलट सके, चमत्कार कर सके? आप देखो, अभी बात आती है यहीं पे, वही जो आपने सवाल पूछा बिल्कुल सही है। अगर मान लो किसी कुंडली में योग ही नहीं है आगे बढ़ने के, आगे बढ़ने के योग तो हर एक की कुंडली मिलेंगे वैसे, लेकिन एक सीमा है ग्रो करने की, क्योंकि हम जो कर्मफल भुगतने आए हैं, उसमें हम पहले से डिसाइड करके आए हैं कि हम इतना ही सुख झेलना है, हमने झेलना नहीं, मतलब इतना ही सुख भोगना है सॉरी अगर उतना ही सुख अपने को भोगना है। अब उतना जो भोग अपने को जो सुख मिलना है, उससे ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाग्य में नहीं है। लेकिन हम वो डायरेक्शन ले सकते हैं कि अगर आज हम कहीं भी नहीं है, तो एटलीस्ट हम ग्रो करना शुरू करें। कौन सी फील्ड आपके लिए वो बेस्ट है, जहाँ पे आपके कम एफर्ट्स लग के ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं। आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर कुंडली में, मैंने तो आज तक ऐसी कोई कुंडली नहीं देखी जैसा आप बोल रहे हो, मैंने लाइफ में नहीं देखी ऐसी कुंडली जिसमें ऐसी कुंडली मेरे सामने खुली हो कि ये कुछ कर नहीं सकता। ऐसा तो इम्पॉसिबल है। हर किसी के अंदर भगवान ने किसी न किसी गुण से निपुण करके किसी न किसी खाना ऐसा भेजा है जो आप खुद लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल, देखो कर्मों का, इसलिए तो बोलते हैं ना, कर्म का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। अगर आपको एक डायरेक्शन मिल गई सही कि इस डायरेक्शन पे मुझे आगे बढ़ना है, और मैं इस डायरेक्शन में कम एफर्ट करके ज्यादा रिजल्ट ला सकता हूँ, ये डायरेक्शन तो एस्ट्रोलॉजी दे देगी। उसके बाद आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं। भगवान ने आपको कर्म करने की क्षमता दी है, शरीर दिया है, सोचने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, तो आप ग्रो बिल्कुल कर सकते हो सही डायरेक्शन पे हो तो। अद्वैत भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए और डिकोड करने के लिए एस्ट्रोलॉजी, कितना क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, और होपफुली मेरी ऑडियंस को ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि इधर उधर भागना बंद करो और जो सही ढंग के काम है वो क्या करो। क्या देखना है, आपने कौन से 3 पार्ट बताए थे सर? लग्नेश, पंचमेश और भागेश। ये 3 देखने हैं। आप वो किसी भी ज्योतिष से देखते हो, दिव्य सर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इनके जितने भी डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, आप अपनी कुंडली सर को दिखा सकते हैं। बाकी और अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करो, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है जो हम भूल गए हैं, जो सर ने बोला कि पहले हम लोग कितने एडवांस थे, जो हम भूल गए, इस वीडियो को आप शेयर करोगे तो शायद कुछ लोग और वापस इस रास्ते पे आना शुरू करेंगे, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी सुधार पाएंगे। और अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि हमने ऐसा कुछ किया है, हमने अपने ये 3 पार्ट्स देखे और हमने अपनी लाइफ को चेंज कर पाए, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।